हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो भैया आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ये हम पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं और इससे पहले मैं ये मान के चल रहा हूं आपको नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म जो है वो आपको आता होगा। तो आप ये समझो कि ये जो टॉपिक है ना, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस नाम का टॉपिक एनसीईआरटी में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। ना तो 11th की एनसीईआरटी में जनरल जीओसी नाम से कोई टॉपिक है और ना ही 12th की एनसीईआरटी में इस नाम से कोई टॉपिक है। तो फिर ये वास्तव में इसमें हम पढ़ते क्या है, तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। जैसे मोल कंसेप्ट है ना, तो आप ये कहो कि मोल कंसेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे बेसिक है कि भाई यार फिजिकल पढ़ना है तो मोल तो आपको कम से कम जो है पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। और मोल में भी ज्यादा कुछ नहीं आता है। मोल में जो है वैसे तो बहुत सारी चीजें, लेकिन फिजिकल के हर एक चैप्टर में आप ये देखो कि मोल का जो है ना, जैसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करना, है ना, मोल से मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल के हर एक चैप्टर में काम में आती है मोल के संदर्भ में। ठीक है, मोल के रिगार्डिंग। अब ऐसे ही जो है ना, क्या है कि भाई जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको बेसिक, आप इसको बोल सकते हो एक तरीके से कि ऑर्गेनिक का बेसिक है। ठीक है, और ये जो है एनसीईआरटी में ये चीज आपको कहां मिलेगी, तो आप देखो एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर, जैसे नोमेनक्लेचर नाम से कोई अलग जो है वो पॉइंट नहीं दिया गया, कोई अलग चैप्टर नहीं दिया गया है। हर एक चैप्टर में नोमेनक्लेचर का थोड़ा थोड़ा पोर्शन दिया गया है। एल्केन में एल्केन का नोमेनक्लेचर दिया हुआ है, फिर एल्कीन का दिया हुआ है, फिर एल्काइन का दिया हुआ है। ऐसे ही एल्काइल हैलाइड में एल्काइल हैलाइड का नोमेनक्लेचर अलग से है, एल्कोहल ईथर फेनॉल में उनका नोमेनक्लेचर अलग से है। तो हम क्या करते हैं, सारे चैप्टर से नोमेनक्लेचर जो वो हटा के हमने एक साथ पढ़ लिया। ठीक है, आइसोमेरिज्म सारे चैप्टर से हटा के हमने एक साथ पढ़ लिया। ठीक ऐसे ही जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम क्या करेंगे कि भैया हर एक चैप्टर में जीओसी के थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंसेप्ट दिए हुए हैं और वो कंसेप्ट जो है हम सारे के सारे यहां पर एक साथ पढ़ लेते हैं, ताकि बाद में हमें जो है ना इसके आगे रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जो पोर्शन है, या ये जो रिएक्शंस, कई बार हमारे सामने ऐसी समस्या होती है कि यार रिएक्शन याद तो है लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते, पता ही नहीं चलता है, या फिर सर रिएक्शन जो है वो कैसे याद करें। अरे मेरे भाई, याद नहीं करनी होती, आपको रिएक्शन कंसेप्ट को समझना होता है और वो कंसेप्ट जो है वो हम यहीं पर जीओसी से ही डेराइव होते हैं सारे कंसेप्ट। ठीक है, कि आपको अगर पता है कि इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, कब इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, कब लिए जाएंगे, तो ये सारी चीजें कि इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, तो आप ये मान के चलो कि ज्यादातर रिएक्शंस जो है ना वो याद करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, कंसेप्ट से आपका काम हो जाएगा। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वास्तव में क्या है, तो भैया हर एक चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए थोड़ा थोड़ा बेसिक है, वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। जीओसी में हम क्या पढ़ते हैं, मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं कि हम कौन सी चीजें यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम बात करेंगे भैया, एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि भाई इलेक्ट्रॉन किस तरीके से जो है वो डिस्प्लेस होंगे, कि कोई भी कंपाउंड है तो उसमें कब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होंगे, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा, ये हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में यहां पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब यार ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है ये कई तरीके का होता है। जैसे इसमें हम पढ़ते हैं एक तो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एक तो अपने पास हो गया जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है। फिर इसी में हमारे पास जो अगली चीज है ना वो है रेजोनेंस। ठीक है, फिर इसी में एक हम पढ़ते हैं भैया रेजोनेंस के बाद में हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और फिर इसी में जो है वो हम एक और पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये मान के चलो कि ये चार जो है वो जीओसी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऑर्गेनिक के हर एक चैप्टर में ये चीजें काम में आएगी। हर चैप्टर में आपको जो वो इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा, हर चैप्टर में रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो आपको देखना पड़ेगा, हर एक चैप्टर में जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन की जरूरत पड़ेगी, हर जगह जो है आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की भी जरूरत पड़ेगी। विशेषकर जो एल्कीन एल्काइन होते हैं उनमें तो बहुत ज्यादा जो है उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब देखो ये चार हमने पढ़े। फिर जो है वो सबसे जरूरी चीज इन चारों का एप्लीकेशन, कि यार पढ़ने के बाद में ये सारे के सारे क्या काम में आएंगे, है ना, कि क्यों पढ़ लिया, कहां पर कैसे अप्लाई करना है, इनको सीखना है। कि चलो पढ़ तो लिया कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, लेकिन अप्लाई कैसे करें इनको, क्वेश्चन कैसे आएगा, है ना, ये सारी चीजें। और एप्लीकेशन में भी देखो क्या पढ़ते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि बहुत सारे एप्लीकेशन जो है वो इनके हैं। हम बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हम बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ते हैं, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, हम स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट। ठीक है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन इनके हैं।
और वो जो है वो धीरे धीरे करके हम जो एक एक करके सारे पॉइंट जो है वो जीओसी में कवर करेंगे, ठीक है। तो भैया साथ में बने रहना और पूरी जीओसी। और एक चीज और बता देता हूं भैया, जीओसी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीक्वेंस बहुत ही मैटर करता है। सीक्वेंस बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बिना सीक्वेंस के जो है वो ऑर्गेनिक में सब रायता फैल जाता है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। और देखो ज्यादातर कोचिंग में वैसे तो क्या होता है ना कि जैसे जीओसी पढ़ाया, फिर जो मैकेनिज्म बेस्ड सीक्वेंस चलता है कि भाई आपने ईएआर रिएक्शन पढ़ी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पढ़ी, तो पूरी एनसीईआरटी में, वो चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, पूरी एनसीईआरटी में ईएआर के जितने भी एग्जांपल है वो सारे के सारे जो एक जगह पढ़ा दिए। फिर मान लो आपने ईएसआर पढ़ी, तो ईएसआर के सारे एग्जांपल जो एक जगह पढ़ा दिए पूरी एनसीईआरटी में से, ठीक है। तो आपको जो है ना, चाहे वो किसी भी चैप्टर में दिए हुए हो, हम सारे के सारे एक साथ पढ़ लेते हैं, या तो ऐसा होता है, या फिर ऑर्गेनिक जो वो कई कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑर्गेनिक को चैप्टर वाइज भी पढ़ाया जाता है। सबसे पहले आपको एल्केन पढ़ाएंगे, एल्केन में जो किस तरीके की रिएक्शंस होगी ये पढ़ाएंगे, फिर एल्कीन पढ़ाएंगे, एल्कीन में जो वो आपको ईएआर पढ़ाएंगे, फिर आपको एल्काइन में अलग से ईएआर पढ़ाएंगे, फिर एल्काइल हैलाइड पढ़ाएंगे, है ना। तो चैप्टर बेस भी जो है वो कई जगह चलता है। हम यहां पर कौन सा सीक्वेंस काम मिलेंगे, तो हम भाई मैकेनिज्म बेस्ड काम मिलेंगे, ठीक है। आप कैसे भी पढ़ो, चाहे आप चैप्टर वाइज पढ़ो, चाहे आप मैकेनिज्म वाइज पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, ठीक है। आप सीक्वेंस को प्रॉपर फॉलो करना। आप जिस भी कोचिंग में है आप अपने टीचर की सीक्वेंस को फॉलो करें, या अपने यहां पर जो अगर आप क्लास देख रहे हैं तो इस सीक्वेंस को आप प्रॉपर फॉलो करें, किसी एक सीक्वेंस को फॉलो करना। और मैं गारंटी लेता हूं भैया कि भाई एक सीक्वेंस को फॉलो करोगे ना तो ऑर्गेनिक में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और अलग अलग जगह से जो इधर से पढ़ लिया उधर से पढ़ लिया तो रायता ज्यादा फैलता है, रायता नहीं फैलाना है अपन को, है ना। फिर एक चीज और कि भाई ऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जितना भी जो वो, जैसे आज की क्लास में अपने 4 पेज पढ़े, 5 पेज पढ़े, आपके टीचर ने आपको आज की क्लास में जो भी पढ़ाया हो, है ना, वो थोड़ा थोड़ा आपको रोज पढ़ना पड़ेगा। और रोज पढ़ोगे तभी ऑर्गेनिक जो है ना वो दिमाग में आएगी। अदरवाइज जो है वो आप समझोगे, जैसे ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि भाई माइनर जब आता है शनिवार को जागते हैं, ठीक है, पूरे हफ्ते भर सोए, शनिवार को अरे बार काल है जो टेस्ट है ना। तो भाई काल टेस्ट है, काल शनिवार ने कौन जागनी थान है जो पहली जागनी है, सोमवार नहीं लागनी है, सोमवार ने लागोला, शनिवार तक जाओला, जना जा टेस्ट में नंबर आवला, नहीं तो कोनी आवला। भाई सीधी बात आ है कि शनिवार ने जागसियो तो टेस्ट में नंबर, भाई आग लागे बास्ते लागना, कुओं थोड़ी ना खोदा कर है, सीधी बात है। वास्ते लागसी कुओं खोसी, जना तो बचा लिया, जना तो होगा काम। तो भैया रोज आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, रोज पढ़ोगे तभी काम चलेगा, है ना। तैयारी पहले से करनी पड़ती है, एंड टाइम पर तैयारी नहीं होती है ना। एंड टाइम पर कोई तैयारी नहीं होती, उसका आउटपुट नहीं आता है, आपको शुरू से तैयारी करनी पड़ती है, ठीक है। तो छोटे छोटे कदम चलने हैं अपन को, है ना, एक साथ छलांग नहीं लगानी है, कछुए की चाल चलनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ठीक है। देखो जी, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है ना ये क्या होता है, और इसको समझना कि भाई एक चीज और के नोट्स जो है वो आप साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है। और कहीं पर भी जो है वो आलस नहीं करना है। जैसे मैं यहाँ पर जो है प्रॉपर लिख रहा हूँ, आपके सामने लिख रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे कि ऑफलाइन में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो आप देखो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है ना वो क्या होता है, तो भाई वो इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ना उनका डिस्प्लेसमेंट होता है या डिसलोकेशन होता है, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें मैं बोलूंगा इफेक्ट इन विच displacement of electrons takes place, ठीक है। तो भैया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब यार इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट होगा तो आप देखो कि जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ये हमारे पास जो है वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट, ठीक है। और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ये होता है टेम्परेरी इफेक्ट। तो दो तरीके का अपने पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है, एक तो परमानेंट होता है, दूसरा होता है जी टेम्परेरी। अब यार परमानेंट और टेम्परेरी क्या है, तो पहले तो मैं बता देता हूं कि कौन कौन सा परमानेंट है और कौन कौन सा टेम्परेरी है। तो हमारे पास परमानेंट इफेक्ट में सबसे पहले एक आता है जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब क्या है अभी बात करेंगे, है ना। परमानेंट होता है, दूसरा जो है वो एक रेजोनेंस
रेजोनेंस, या इसी में हम एक पढ़ेंगे जी मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट, जो मीजोमेरिक इफेक्ट होता है वो एक तरीके का रेजोनेंस ही होता है। हालांकि रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस भी है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे के सारे मीजोमेरिक इफेक्ट जो है वो रेजोनेंस है, लेकिन सारे रेजोनेंस मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं है। ये हम आगे पढ़ेंगे जैसे ही चैप्टर आगे बढ़ेगा। फिर जो है वो अगला है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो भैया देखो जरा कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि ये तीन तो कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, और जो एक है ये हमारे पास टेम्परेरी होता है, जिसको हम बोलते हैं जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक और होता है जिसको बोलते हैं इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, है ना। आप केवल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का ध्यान में रखो, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट जो है वो इतना ज्यादा हम काम में नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास जो टेम्परेरी है ये परमानेंट है। अब टेम्परेरी और परमानेंट का मतलब क्या है? तो भैया इसका मतलब यह है कि अगर इनकी कंडीशन कहीं पर फुलफिल है, क्या इंडक्टिव इफेक्ट की कंडीशन फुलफिल है ना, रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट की कंडीशन फुलफिल है, और या फिर जो ये कहो कि हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन अगर कहीं पर बन रही है ना, तो भैया ये हमेशा जो है वो लगेंगे, वहां पर जो वो हमेशा अप्लीकेबल होंगे। ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो है ये एक ऐसी कंडीशन है जहां ये कभी लगता है कभी नहीं लगता है ना, कि भाई हो सकता है कि किसी की प्रेजेंस में लगे और प्रेजेंस में ना लगे, है ना। तो ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट है। अब बाकी इसका मतलब जो है वो जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपके समझ में आ जाएगा। अगर यहां से क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन जो है वो ऐसा ही आएगा कि भैया इनमें से कौन सा जो है वो टेम्परेरी है, कौन सा जो है वो परमानेंट है, ठीक है। एक चीज और मैं बता देता हूं भैया, ये ऑर्गेनिक है, यहां हिंदी और इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं है। कार्बन है तो उसको हिंदी में भी कार्बन ही बोलेंगे और इंग्लिश में भी कार्बन ही बोलेंगे। अब कार्बन को मैं काड़ूस तो लिखवाऊंगा नहीं आपको, ठीक है ना। तो भैया बात ऐसी है कि हिंदी इंग्लिश का यहाँ पर कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, जैसा कि फिजिकल में ज़्यादा मुझे पता है अक्सर जो फिजिकल में दिक्कत आती है। अपना जो है यहाँ पर पूरा मटेरियल बाइलिंगुअल होने वाला है, ताकि हिंदी के बच्चों को भी किसी तरह की कोई समस्या ना आए और ना ही इंग्लिश के बच्चों को कोई समस्या आए। तो यहाँ देखो ज़रा एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट से। देखो जी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है ना। तो सबसे पहला है अपना इंडक्टिव इफेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको हम आई इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट या आई इफेक्ट। भैया जी देखो कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनता है, कैसे बनता है? तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। कि जैसे मान लो यहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में जो है वो बॉन्ड बना हुआ है कोई, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसे बना होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉनों की इक्वल शेयरिंग करी और इक्वल शेयरिंग से ही ये क्या हुआ है, बॉन्ड बना। शेयरिंग का तरीका क्या होता है, ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग की है, ठीक है। तो भैया कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। अब जो है वो क्या होता है ना, एक होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है कि भैया इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो यहां तो दोनों कार्बन है तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही है, तो होगा क्या कि जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर थोड़ा सा जो है क्या करना चाहता है, खींचना चाहता है। तो भैया इसी की वजह से जो है वो अपने पास इंडक्टिव इफेक्ट डेवलप होता है। तो ये होता क्या है, तो पहले तो मैं ये लिख देता हूं कि भाई द partial displacement of electrons of sigma bond due to difference in electronegativity is known as inductive effect। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है, क्या होगा कि भाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, उनका पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होगा। पार्शियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां पर नहीं होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल और केवल पार्शियली डिस्प्लेस होंगे। किसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ डिस्प्लेस होंगे, है ना।
तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखना जरा कि एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। कंपाउंड है अपने पास CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH2 और ये यहां पर है कोई X, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि भैया जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, मान लो ऐसी कंडीशन है अपने पास कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, मान लो, है ना। ऐसी कंडीशन हमारे पास है कि यार X जो है ना अपना वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो अब क्या होगा, देखो बहुत ध्यान से देखना कि यार इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन थे कितने, 2। कैसे बना ये बॉन्ड कि एक इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ने अपना रखा कि यार देखो कार्बन ने जो है वो एक्स को कहा यार एक इलेक्ट्रॉन मैं रखता हूं, एक इलेक्ट्रॉन तू रख, और चल मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। दोनों ने इक्वल इक्वल शेयरिंग करी, लेकिन एक्स जो है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी। तो अब एक्स क्या करेगा यार, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। एक्स थोड़ा सा कपटी टाइप का है ना, कि भाई पहले तो जो है वो बराबर बराबर पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया और फिर जो है बिजनेस हथियाना चाहता है। तो भाई एक्स जो है वो थोड़ा सा कपटी टाइप का, लालची इंसान, लालची टाइप, हाँ बिल्कुल छोड़ो। हाँ, तो एक्स क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। और जैसे ही एक्स बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, मुझे बताओ कार्बन जो है ना इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 थोड़ी है। कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन को जाने देगा क्या, कार्बन इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, क्योंकि कार्बन भी तो ताकत लगाएगा ना। कार्बन के पास भी न्यूक्लियस है, कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रखा है। इधर एक्स जो है ये ज्यादा पावर के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन स्लाइटली किसकी तरफ खिसक जाएंगे, थोड़े से स्लाइटली जो किसकी तरफ, एक्स की तरफ खिसक गए, थोड़े से, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो थोड़े से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर खिसक गए, एक्स की तरफ खिसक गए। जैसे ही बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ गए तो एक्स पर चार्ज आएगा कैसा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एक्स पर, है ना। क्यों आया चार्ज, क्योंकि भैया एक्स ने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को पार्शियली अपनी ओर खींच लिया है, तो एक्स पर चार्ज आएगा कैसा, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। और भाई क्योंकि बेचारे कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन पर चार्ज आएगा कैसा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। कि भाई इसका इसके पास इलेक्ट्रॉन चले गए तो पार्शियल नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन चले गए तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। और भैया जैसे ही चार्ज आता है, एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि भाई ऑर्गेनिक में चार्ज का मतलब होता है टेंशन, या फिर यूं समझो कि कभी भी चार्ज का मतलब टेंशन, कि जिस पर चार्ज आएगा, जितना चार्ज आएगा उसकी टेंशन उतनी बड़ी होगी, जितनी बड़ी टेंशन होगी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो आप ये ध्यान रखना कि भाई जब भी चार्ज आता है ना, कोई भी एटम है, कोई भी आयन है, वो कुछ भी करके यार अपना चार्ज खत्म हो गया, यार छोड़ो यार बस मेरा चार्ज खत्म कर दो, है ना, भले कुछ भी करो तुम मेरे साथ, मेरे को इलेक्ट्रॉन दे दो, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो, कुछ भी करो, बस मेरा चार्ज खत्म करो, ठीक है। तो जब भी चार्ज आता है ना, तो चार्ज का मतलब क्या होता है, टेंशन आ गई, और कोई भी अपना टेंशन खत्म करना चाहता है कैसे भी। अब इस इलेक्ट्रॉन का, इसका कार्बन का बेचारे का इलेक्ट्रॉन चला गया, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इसकी वजह से ये पार्शियली पॉजिटिव हो गया चार्ज। अब भाई ये कार्बन क्या करेगा यार, कुछ तो जुगाड़ करेगा कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन जो कम हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, उसको वापस से फुलफिल करने के लिए क्या करेगा कि भाई आगे वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगा, खींच लेगा। कि भाई इस बॉन्ड में भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करेगा, इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अब इधर वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो भैया इधर से इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिए, लेकिन अब यहां तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, सेम है। तो भैया जिस ताकत के साथ यहां पर x इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना ये कार्बन, उस ताकत के साथ, उस स्ट्रेंथ के साथ यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसने इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव था ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म नहीं होगा। हाँ, इसमें कुछ कमी आ जाएगी, लेकिन ये चार्ज कंप्लीटली कभी खत्म नहीं होगा। यहां पर हम बोलेंगे इस पर है del 1 पॉजिटिव, तो भैया जैसे ही अब इधर से इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पर आएगा del 2 पॉजिटिव, ठीक है। अब यार इस पर जो है वो क्या आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर टेंशन आ गई, तो ये भी अपनी टेंशन को क्या करना चाहेगा, खत्म करना चाहेगा। तो भैया इसने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और आगे से खींच लिए, ये है पार्शियली पॉजिटिव, del 3 पॉजिटिव, ठीक है। अब भाई देखो जरा कि जिस पावर के साथ x इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, उस पावर के साथ ये कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, और जिस पावर के साथ ये कार्बन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है उस पावर के साथ ये कार्बन इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा। तो जैसे जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे जो है वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की जो नेचर है ना, जो टेंडेंसी है, वो लगातार क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और ये देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली कि 3 कार्बन या 3 एटम के बाद में ये इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। तो चौथे पर इसका जो है इफेक्ट नहीं आएगा, यहां तक आते आते ऑलमोस्ट जो है ये क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है।
तो ये कंडीशन है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो हमारा कार्बन चेन या जो कंपाउंड है ना, उसमें पोलरिटी आ जाती है, थोड़ा सा पोलर हो जाएगा। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसकी वजह से जो है वो ऐसा सब हुआ है। आई होप मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी। फिर देखो एक और एग्जांपल इसका देखते हैं। मान लो कंडीशन तो ऐसे भी हो सकती है, CH3 CH2, ये CH2 और ये CH2, और मान लो यहां पर कोई जुड़ा है Y, ठीक है। तो कंडीशन तो ऐसे भी हो सकती है, और मैं ये बोलूं कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y है ना, अब इस बार जो है ना ये कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। इस बार कंडीशन ऐसी है कि कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन Y। तो इसको जो है वो आप ऐसा बोल सकते हो, देखो जरा, कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने इक्वल इक्वल शेयर करके बनाया था बॉन्ड, कि एक इलेक्ट्रॉन Y का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, लेकिन इस बार कपटी कौन है? कार्बन कपटी है। तो कार्बन क्या करेगा? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को स्लाइटली अपनी ओर खींच लेगा। तो इस पर जो है वो चार्ज आएगा कैसा? पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि स्लाइटली खींचता है भैया, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता इलेक्ट्रॉनों का, है ना, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट होता है इलेक्ट्रॉनों का, और इस पर चार्ज आएगा कैसा? पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब भाई देखो, इस चीज को आप दो तरीके से बोल सकते हो। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि Y इलेक्ट्रॉन दे रहा है, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, या इसको यूं भी बोल सकते हो कि भाई यहां कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। दोनों बातें सही है। यहां पर भी बोल सकते हो कि यार X इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। दोनों बातें हो सकती है, ठीक है। तो अब यहां पर समझना कि हमारे पास कंडीशन ऐसी है कि यहां पर इस पर चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। और वही बात, नेगेटिव चार्ज आ गया तो भी टेंशन है, पॉजिटिव चार्ज आ गया तो भी टेंशन है। अब ये कार्बन क्या करेगा? अपने नेगेटिव चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। कम कैसे करेगा? तो भैया जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ये क्या करेगा? रिपेल करेगा अब आगे की तरफ, और रिपेल करेगा तो भैया जी ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़े से आगे की तरफ क्या हो गए? रिपेल हो गए। भैया जिस पावर के साथ, जिस स्ट्रेंथ के साथ Y इलेक्ट्रॉन दे रहा है, उस स्ट्रेंथ के साथ कार्बन थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो वही बात है कि यहां पर जैसे ही ये आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन भेजेगा, लेकिन इसका नेगेटिव चार्ज जो है ना वो जीरो नहीं होगा, कुछ कम हो जाएगा, पहले से जीरो नहीं होगा। तो इसका नेगेटिव चार्ज है del1 नेगेटिव, ठीक है। और इसने जो इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, इस पर आ गया del2 नेगेटिव। अब ये परेशान हो गया, अब ये परेशान हो गया तो ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और आगे ट्रांसफर कर देगा, इस पर चार्ज आ जाएगा del3 नेगेटिव। ये कंडीशन आएगी, और ये आगे से आगे लगातार जो क्या होती रहेगी? चलती जाएगी। कहां तक? 3 कार्बन तक आते आते यहां पर भी मामला निपट गया, ठीक है। तो होता यही है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, ये एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, और जो है वो लगभग 3 कार्बन तक, 3 कार्बन के बाद में 0, है ना। अब समझना बात को कि यहां पर दो तरीके का इफेक्ट आपने देख लिया। यहां पर देखो X जो है वो, इसको आप यूं बोल सकते हो, X एक ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है कार्बन चेन से, जो कि मेन कंपाउंड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। मेन कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो X जो है इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप। तो X तो क्या है? यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। फिर भैया यहां पर देखना Y जो है ना वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हम X और Y की बात कर रहे हैं कि X कैसा इफेक्ट रखता है, Y का इफेक्ट कैसा है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो है Y एक ऐसा ग्रुप है जो कि कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहां पर जो है ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो एक तो है अपने पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल ग्रुप, एक है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिर भैया एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि पूरी केमिस्ट्री में, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये चीज ध्यान में रखना, जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आएगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उस ग्रुप का इफेक्ट होगा प्लस वाला। तो प्लस वाला हमेशा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्लस करता है। मेन कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या मेन कंपाउंड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमेशा बढ़ाता है। जिस पर भी पॉजिटिव चार्ज आया ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और जो माइनस वाला होता है ना, माइनस वाला, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है। तो जहां पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, उसका इफेक्ट तो होगा माइनस, और जहां पर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, उसका इफेक्ट होगा कैसा? प्लस। तो यहां पर ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस पर क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। मेन कार्बन चेन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो यहां इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और भैया ये X यहां पर विड्रॉवल इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये हो जाएगा क्या? माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो भाई ये अपने पास जो है प्लस आई माइनस आई। बाकी इन दोनों में अगर आपको चार्ज का मैग्नीट्यूड पूछे, जैसे यहां यहां यहां, तो मैंने कहा ना 3 कार्बन के बाद जाते जाते ऑलमोस्ट क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल। तो इन दोनों ही केस में हम देखेंगे कि जो del1 नेगेटिव है ना, del1 नेगेटिव या del1 है, इसका मैग्नीट्यूड del2 से क्या होगा? ज्यादा होगा, और del3 सबसे
कम होगा, del 3 मैग्नीट्यूड में सबसे कम होगा। एक तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, क्योंकि कई बार डायरेक्टली जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछता है तो ये पॉइंट भी जो है पूछ ही लेता है यहां से, तो वो पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा और वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखो जी, कि भाई बात ऐसी है, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भाई इसमें केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है ना। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि इन इंडक्टिव इफेक्ट ओनली बॉन्ड्स only electrons of sigma bond will participate। ठीक है, तो ये तो हुई एक बात कि केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर भैया देखो क्या दूसरा पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि इसमें सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का केवल पार्शियली डिस्प्लेसमेंट होता है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है ना। तो इन इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इसको ऐसे लिख रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड विल partially displaced towards more electronegative एटम। ठीक है, तो भैया ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ पार्शियली उनका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो आपको ये ध्यान में रखना है, देखो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का तो कोई रोल है ही नहीं। तीसरा पॉइंट कि ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना। तो दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। ठीक है, तो ये जो है वो एक तरीके से डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहां पर हम ये बोलते हैं कि जो आई इफेक्ट होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्टेंस के। कि भैया दूरी जितनी ज्यादा होती जाएगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, मिनिमाइज होता जाएगा। ठीक है, और ये देखा जाता है कि आफ्टर 3 एटम्स it becomes almost negligible। ठीक है, 3 एटम के बाद में ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है। ठीक है, फिर देखो और कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है भैया। वैसे तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, ये एक यूं कहो कि रिलेटिव इफेक्ट है ना, कि जैसे मान लो दो अपने पास जुड़े, एक तो x है एक y है, x इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो x की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो x बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो x का इफेक्ट कैसा हो गया, -i, क्योंकि विड्रॉवल इफेक्ट हो गया ना। तो जिस ग्रुप का भी इफेक्ट विड्रॉवल इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, माइनस वाला होता है, तो x का तो -i हो गया। और भाई y देखो, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो कि y इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो y इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो y का इफेक्ट कैसा हो गया, इसका हो गया +i, है ना। तो ऐसी कंडीशन आती है कि भाई एक -i है तो दूसरा कैसा होगा, +i होगा। तो इसको बोलते हैं रिलेटिव इफेक्ट, है ना, कि एक रिलेटिव चीज है ये। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन इज 0। ठीक है, कि भैया हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता। हाइड्रोजन के लिए हम ये मानेंगे कि ना तो इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा। कि अभी हमने कार्बन वाला जो एग्जांपल देखा, जैसे CH3 CH2 ऐसे एग्जांपल देखा था ना, तो यार यहां पर हाइड्रोजन भी तो है। अब हाइड्रोजन और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जैक्टली सेम तो है नहीं, कि जो इलेक्ट्रॉन जो वो चेंज नहीं होगी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होंगे। तो यहां पर भी जो है पोलरिटी आनी चाहिए बॉन्ड में, लेकिन भैया हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 मानते हैं।
क्योंकि ये रिलेटिव होता है और हमने जो वो हाइड्रोजन का कितना माना कि हम ये मानते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट को हमेशा हम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो इसलिए हाइड्रोजन को जो वो स्टैंडर्ड है कितना ले लिया, 0 ले लिया कि हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कितना होगा। तो यहां पर जो वो हाइड्रोजन का कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होता, हम ये मान के चलेंगे कि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 होगा। कहने का मतलब हाइड्रोजन ना तो इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपने पास कि इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में आपको कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। अभी देखो कि अभी हमने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना कितने तरीके का हो गया, 2 तरीके का हो गया। एक तो प्लस आई है और दूसरा हमारे पास है माइनस आई। ठीक है, तो अब इनको भी हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, देखना जरा। प्लस आई इफेक्ट सबसे पहला है अपने पास, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो प्लस आई इफेक्ट में आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है, कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम होगा। तो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर इफेक्ट है। दूसरा आपको यहां पर यह ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी will increase on given species, है ना, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, तो भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ना, तो ये क्या करेगा, एक तरीके से जहां पर भी है ना प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, जिस ग्रुप का लग रहा है वो ग्रुप क्या करेगा कि जिस कंपाउंड पर लग रहा है प्लस आई इफेक्ट उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा, जिससे पोलैरिटी डेवलप होगी। ठीक है, अब सबसे जरूरी ये है कि भाई एक प्लस आई का ऑर्डर है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि यार किसका प्लस आई कम है, किसका प्लस आई ज्यादा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्डर ऑफ प्लस आई, कि यार किसका प्लस आई कम, किसका प्लस आई ज्यादा। तो सबसे ज्यादा प्लस आई होता है O माइनस का, इसका प्लस आई सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, अब कैसे पता चला, तो भाई ये ऑर्डर जितने भी ये सारे एक्सपेरिमेंटल है और ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। 2-4 बार इनको लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएंगे। बाकी भैया हम इनको इतना ज्यादा काम में लेंगे, अगर आप रेगुलरली क्लास देखोगे तो भाई इनको हम इतना ज्यादा काम में लेंगे कि ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, इतना ज्यादा काम में आता है ऑर्डर प्लस आई का, माइनस आई का, प्लस एम का, माइनस एम का, ये सारे के सारे ऑर्डर बहुत ज्यादा काम में आते हैं, तो ये अपने आप याद हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो है वो अपने पास है O नेगेटिव, इसका जो है वो सबसे ज्यादा होता है। इसकी जगह ये भी लिखा हुआ मिल सकता है ONA, या OK भी लिखा हुआ मिल सकता है ना। फर्स्ट ए ग्रुप का कोई भी एलिमेंट आप देख सकते हो, यहां पर मिल सकता है आपको। जनरली सोडियम और पोटेशियम आपको देखने को मिलते हैं। फिर इसके बाद में आता है भैया COO माइनस। ठीक है, या इसकी जगह आपको COONA ये भी देखने को मिल सकता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कैसे आया, तो एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान में रखना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा। तो ये हुई एक बात। अच्छा, यहां पर अगर OH लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर जो है वो उसका माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट हो जाता है। फिर इसके बाद में हमारे पास अगला आता है भैया R बोले तो एल्काइल ग्रुप, दिस इज एल्काइल ग्रुप। ठीक है, ये प्लस आई में एक छोटा सा ऑर्डर है जो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखो जी, एल्काइल ग्रुप तो बहुत सारे हमारे पास, बहुत सारे अलग अलग एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं। तो आपको एल्काइल ग्रुप के केस में ये ध्यान में रखना है, इन केस ऑफ, मैं लिखूंगा इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप जो प्लस आई इफेक्ट होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। ठीक है, कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, एल्काइल ग्रुप के केस में जितने ज्यादा कार्बन होंगे प्लस आई उतना ही ज्यादा होगा। जैसे यूं समझना एग्जांपल के लिए, एक तो हमारे पास है CH2 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 और ये CH3 है ना, ये तो है अपने पास N ब्यूटाइल। एक है हमारे पास प्रोपाइल, N प्रोपाइल। ठीक है, एक है हमारे पास इथाइल। ठीक है, और एक है हमारे पास मिथाइल, ये चौथा ग्रुप। ठीक, और आपको ये पूछ लिया कि इनके प्लस आई का सीक्वेंस क्या है, तो भाई जितने ज्यादा कार्बन होंगे ना उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्लस आई होगा। तो तीसरा और ये चौथा, ये हमारे पास इनके प्लस आई का सीक्वेंस रहेगा। क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखो जरा कि कई बार हमारे पास एल्काइल ग्रुप में कंडीशन ऐसी आ जाती है कि कार्बन जो है ना वो सेम आ जाते हैं, सिमिलर, कि भाई इक्वल आ जाते हैं कार्बन।
तो क्या करना पड़ेगा, देखो हाँ जी भाई, कि कई बार कंडीशन ऐसी आएगी जैसे इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इक्वल, अगर मान लो कार्बन एटम्स जो है वो सब में इक्वल है, तो अब इस केस में आपको ये ध्यान में रखना है कि प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल होगा ब्रांचिंग के, कि उसमें ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट उतना ही ज्यादा हो जाएगा। जैसे आप समझो कि हमारे पास एक तो ये है CH2 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 और ये CH3, 4 कार्बन है। एक हमारे पास ये रेडिकल है CH2 CH CH3 और ये CH3, 4 कार्बन है। आइसोप्रोपाइल हो गए, ये N प्रोपाइल हो गया, और सॉरी आइसोब्यूटाइल, ये N ब्यूटाइल, और फिर ये है टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो अब इनमें देखो जरा कि सब में रेडिकल जो है वो सेम है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, तो भैया यहां पर प्लस आई का ऑर्डर ये रहेगा कि जिसमें ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी ना, प्लस आई उतना ही ज्यादा लगेगा, ठीक है। फिर इसके बाद में एक चीज और ध्यान में रखनी, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको डायरेक्टली ध्यान में रखने हैं। अभी हमने कहा कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो आप देखो कि एक तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ट्राइटियम, एक है ड्यूटेरियम, एक है हाइड्रोजन, ठीक है। 3 हमारे पास हाइड्रोजन के आइसोटोप है, तो इनमें प्लस आई का सीक्वेंस ये रहेगा, सबसे ज्यादा ट्राइटियम का, और फिर ड्यूटेरियम का, फिर हाइड्रोजन का, जो कि कितना है, 0 है, ठीक है। और इसीलिए ये सीक्वेंस है, इसीलिए हमारे पास Ct3, एक है CD3, एक है CH3, तो इन तीनों में से सबसे ज्यादा प्लस आई होता है किसका, Ct3 का होता है, और सबसे कम किसका होता है, CH3 का होता है, ठीक है। तो ये तो हुई सारी बातें। अब देखना थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। फिर आपको ये ध्यान में रखना है, देखो एक होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, ठीक है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो एल्काइल ग्रुप है इसका इफेक्ट होता है भैया जी -I, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जी कि बात ऐसी है कि इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर शोज -I इफेक्ट, ठीक है। मैंने कहा ना कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये एक रिलेटिव इफेक्ट है, ठीक है। रिलेटिव इफेक्ट का मतलब एक का प्लस आई होगा तो दूसरे का -I होगा, तो क्योंकि ये एक रिलेटिव इफेक्ट है तो इसलिए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में आर का जो इफेक्ट होगा वो -I होगा। अब यार ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली किससे जुड़ा हो, मेटल से जुड़ा हो। अगर कार्बन डायरेक्टली मेटल से जुड़ा है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं जी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो आप समझना जरा कि जैसे एग्जांपल है अपने पास RMgX, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ये, है ना। और बाकी अगर इसका IUPAC नाम देखोगे तो R का नाम क्या होता है, एल्काइल, और ये हो गया मैग्नीशियम, और ये हो गया हैलाइड, तो इसका IUPAC नाम यही है, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक। अब देखो कि मेटल की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाता है, कैटाइन बनाता है। मेटल मरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, इलेक्ट्रॉन देने की नेचर है, और ये भी मेटल तो ये तो फर्स्ट ए का है, और फर्स्ट ए के तो बहुत ही ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सॉरी सेकंड ए मतलब एस ब्लॉक के तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो यहां पर क्या करेगा भैया, मैग्नीशियम जो है ना ये इलेक्ट्रॉन देगा, और मजबूरन आर को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका -I इफेक्ट होता है ना, क्योंकि यहां पर जो है ना मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, आर को इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो जितने भी अपने पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, उन सब में एल्काइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है, -I होता है। जैसे हमारे पास एक होता है R2CuLi, इसको हम बोलते हैं गिलमान्स रिएजेंट, गिलमान्स रिएजेंट, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, है ना, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम जो इनको देखते जाएंगे। तो ये हो गया अपने पास। अब एक चीज और यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि भाई चलो ये हम आगे देख लेंगे। तो ये तो है +I का सीक्वेंस या +I का ऑर्डर। अब बात करते हैं भैया जी -I की, है ना। तो -I इफेक्ट देखिएगा, -I क्या होता है, क्या होता है ये तो हमने समझ ही लिया ना। अब -I में भी जो ऑर्डर है बस वो ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऑर्डर बहुत ज्यादा जरूरी है।
ठीक है। और जब भी क्वेश्चन हम करेंगे तो ऑर्डर को काम में लेंगे, बार बार ऑर्डर काम में आएगा, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट जो है वो अपने पास है माइनस आई इफेक्ट। देखो जी, और वही बात कि माइनस आई इफेक्ट एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये जो ग्रुप है ना, ये एक तरीके से जो भी गिवन स्पीसी है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा दिस इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल इफेक्ट, ठीक है। और फिर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी डिक्रीज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब देखो वही बात कि सबसे जरूरी चीज है ऑर्डर ऑफ माइनस आई, ठीक है। माइनस आई का ऑर्डर क्या है, तो भाई ये पूरा ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल है, ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा माइनस आई होता है NF3 प्लस का, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है NR3 प्लस, इसके बाद में हमारे पास आता है SR2 प्लस, इसके बाद में हमारे पास आता है NH3 प्लस, ठीक है। कि ये सारे के सारे जो है ना, देखो माइनस आई का मतलब जैसे इसका माइनस आई इफेक्ट है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। क्यों? क्योंकि यार इस पर खुद पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और आपको पता है फ्लोरीन देखो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन खींचता है। और ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, कहां से आया, एक्सपेरिमेंट से आया। और भैया इसको 2-4 बार लिखोगे तो ये याद हो जाएगा। इसके बाद में जो आपको ध्यान में रखना है, इसके बाद में आता है NO2, फिर आता है जी SO3H, फिर आता है भैया अपने पास CN, है ना। CN के बाद में हमारे पास यहां पर आएगा अगला एल्डिहाइड है ना, फिर COR है कीटोन, फिर आता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सारे हो गए। इसके बाद में हमारे पास है OR, OCH3, OC2H5, है ना। इसके बाद में आता है OH, इसके बाद में हमारे पास आता है ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, फिर आता है जी NH2, है ना, फिर आता है फिनाइल, फिर आता है भैया अपने पास ये सारे ग्रुप, ठीक है। तो ये एक तरीके से हमारे पास माइनस आई का ऑर्डर है। और भाई देखो ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है, ये मानते हैं, लेकिन ध्यान में रखना पड़ेगा। 2-4 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। फिर एक चीज और, अच्छा यहां से जो है ना डायरेक्टली नीट में क्वेश्चन भी आया है, और जेई में भी जो है क्वेश्चन पूछे गए इस पर, डायरेक्टली सीक्वेंस पूछी जाती है कि 3-4 ग्रुप दे दिए, बोल दिया कि भाई माइनस आई का ऑर्डर क्या होगा, है ना। अब कि सर याद कैसे होगा वगैरह वगैरह सारी बातें, तो मैं एक चीज बता देता हूं आपको, इसमें से 2-4 जो है ना वो ध्यान में रखने हैं, और बाकी जो है क्योंकि ज्यादातर एग्जांपल में यही देखने को मिलेंगे। जैसे NO2 आपको बहुत सारे एग्जांपल में देखने को मिलेगा, CN आपको बहुत सारे एग्जांपल में देखने को मिलेगा, इसके अलावा CHO हो गया, ये देखने को मिलेगा, OR, OH, NH2, ठीक है। और फिर ये है अपने पास जितने भी है ये सारे के सारे हेलोजन, ठीक है। तो देखो बस इनका सीक्वेंस ध्यान में रख लो कि सबसे ज्यादा NO2 का, फिर CN का हो गया, फिर इसके बाद में एल्डिहाइड का हो गया, फिर हेलोजन आ गया, फिर OR, OH, NH2, ये सारे आ गए। तो अब ये ज्यादातर एग्जांपल में आप देखोगे आपको यही सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे, और क्योंकि ये सारे ग्रुप होंगे तो भाई इनमें 2-4 तो याद रख ही सकते हैं ना, कौन सा ज्यादा कौन सा कम। बाकी मैं बोल रहा हूं आपको बार बार कि इन सबको हम पूरी केमिस्ट्री में बार बार इतना ज्यादा काम में लेंगे, ये सारे जो है वो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है ना, अपने आप याद हो जाएंगे। तो ये तो एक बात हुई। फिर एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान में रखना है आपको, ठीक है भैया जी। बात ऐसी है, एक तो है अपने पास sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, एक है sp2 हाइब्रिडाइज, एक है अपने पास sp हाइब्रिडाइज कार्बन, 3 अपने पास कार्बन है। अगर आप sp हाइब्रिडाइज कार्बन देखोगे तो जैसे मान लो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज डबल बॉन्डेड कार्बन, और sp3 हाइब्रिडाइज ऐसे सिंगल बॉन्डेड कार्बन। इनमें मुझे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर चाहिए कि यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। तो एक चीज मैं बता देता हूं, एस करेक्टर जितने ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा। बहुत अच्छे से आपको आता है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो भैया sp, है ना, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ना, तो इनके खुद के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी भी उतनी ही क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो यही सीक्वेंस आता है किसका, माइनस आई का, कि भाई जो sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, उसमें माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम कहां होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में माइनस आई इफेक्ट सबसे कम होगा। क्लियर है बात। तो ये सारी बातें हो गई हमारे पास माइनस आई के ऑर्डर की। चलो भाई हमने इंडक्टिव इफेक्ट देख लिया, प्लस आई देख लिया, माइनस आई देख लिया। कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। अब कई बार जो है ना इंडक्टिव इफेक्ट से जो है क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इसी को अप्लाई करते हुए आपको क्वेश्चन पूछ लेगा। क्या क्वेश्चन आएगा, आपको डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन पूछ लेगा,
या आपको इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पूछ लेगा कि यार इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पर, तब समझ में आएगा ही। देखो जैसे भैया हमारे पास एक क्वेश्चन है, आपको ये बोल दिया कि मेंशन, जैसे भैया आपको ये दे दिया है ना कि मेंशन द डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, या इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे भी दे सकता है, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन द गिवन कंपाउंड्स, इन द गिवन कंपाउंड्स, ठीक है। तो भैया आपको एक तरीके से क्या करना है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जो है वो एक तरीके से डिस्प्लेस हो रहे हैं वो चीज मेंशन करनी है। एक एग्जांपल से इसको हम समझते हैं। जैसे मान लो यहां पर ग्रुप जोड़ दिया NO2, ठीक है। अब इस कंपाउंड में आपको डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, किस तरह से मॉलिक्यूल पोलराइज हो रहा है, मैंने कहा ना आपको इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से मॉलिक्यूल में क्या आ जाएगी, पोलरिटी आ जाएगी। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या करोगे, जो ग्रुप लगा इसका इफेक्ट चेक करोगे। तो NO2 का इफेक्ट कैसा होता है, -I। अब आपको डायरेक्शन मेंशन करनी है, तो NO2 क्या करेगा जी, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, और इस कार्बन से अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया है तो भैया जी इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो ये आजू बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। और इस कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई तो ये आगे से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ठीक है। और अगर ये चलेगा तो भैया जी वही बात कि 3 कार्बन आते आते 3 एटम तक ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरे के बाद चौथे पर जो इसका ऑलमोस्ट कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो ये काम आपको करना है, मैं 2-4 कंपाउंड लिख के दे रहा हूं, इनमें यही डायरेक्शन आपको मेंशन करनी है ना। करो देखे, ठीक है। जो ग्रुप लगे हैं आपको केवल उनका इफेक्ट चेक करते हुए बताना है कि क्या होगा। हाँ जी, एक और देख लेते हैं यहां। ठीक है, देखो ये सारी कंडीशन है। अब इनमें एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इस कंपाउंड में देखना जरा कि कैसे इस ग्रुप का इफेक्ट कैसा है। COO- का मैंने बताया +I है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। और इसका इफेक्ट कैसा है, इसका इफेक्ट है -I, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये लो जी, इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब भाई इस पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये अपना चार्ज आगे की तरफ ट्रांसफर करेगा, ये इधर भी ट्रांसफर करेगा चार्ज। और भैया ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ बढ़ गई और कुछ कम भी हो गई, तो ये ओवरऑल इधर दोनों तरफ से खींचेगा और ये इस तरफ से जो है वो क्या होगी, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्प्लेस हो रहे हैं, ठीक है। इस कंपाउंड में चेक करते हैं। तो इसका होता है -I, इसका भी होता है -I, अभी हमने देखा। तो इसका -I क्या है, ज्यादा है, और इसका -I ज्यादा है, तो भैया ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ऊपर वाले से ज्यादा विड्रॉ करेगा, ठीक है। और ये इधर और इधर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये हमारे पास पोलराइजेशन की डायरेक्शन होगी। यहां चेक करते हैं। तो इसका इफेक्ट कैसा, -I, और इसका इफेक्ट कैसा, +I, अभी बताया है। तो COONA इसका इफेक्ट कैसा होता है, +I, और COOH इसका इफेक्ट कैसा होता है, -I होता है ना। तो -I की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा और +I की वजह से ये इलेक्ट्रॉन देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, और इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इधर और इधर इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, ऐसे ट्रांसफर कर देगा, और ये जो है वो इधर इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से क्या करेगा, विड्रॉ करेगा। ये हमारे पास डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉनों के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये रहेगी। यहां पर चेक करते हैं। तो SO3H का -I और CN का भी -I, ज्यादा किसका होता है, ज्यादा SO3H का होता है। तो SO3H तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, है ना, ये इधर से, और CN थोड़े से कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, है ना। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो एक तरीके से पोलराइजेशन की डायरेक्शन होगी। ये है भैया जी इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। अब और क्या काम में आता है भैया, और क्या एप्लीकेशंस है, तो ये जो है वो टॉपिक बहुत बड़ा है। इंडक्टिव इफेक्ट तो यहां पर कंप्लीट है, और आज की क्लास जो है वो थोड़ी छोटी है, हम केवल इंडक्टिव इफेक्ट ही कवर करेंगे। रेजोनेंस
पूरा हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो कवर करेंगे, क्योंकि अगर जो यहाँ पर आधा रेजोनेंस डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे बाकी आधी बाद में पढ़ेंगे तो ये अच्छा नहीं रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम रेजोनेंस डिस्कस करेंगे। ये इंडक्टिव इफेक्ट कंप्लीट है, इतना ही है। जो सीक्वेंस मैंने लिखाई है इस पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है, इसको जो है वो लिखो, 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करो तो सीक्वेंस जो है वो आपको याद हो जाएगी, जो ऑर्डर है वो याद हो जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें, खूब पढ़ाई करें, ठीक है। और भैया शेयर करें शेयर करें शेयर करें, ठीक है। तो ध्यान रखें अपना। थैंक यू।